हेलो। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे सिविक्स का। तो इसका नाम है फेडरलिज्म। फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग, तो उसके हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तो दूसरा चैप्टर जो है वो फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म यानी कि उसमें पावर शेयरिंग के लिए ही उसके मतलब वर्टिकल तौर पर अलग से दो पावर के शक्ति के केंद्र होते हैं। एक केंद्रीय सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। तो एक सरकार में, एक देश में जो कंट्री है उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स होती हैं और एक उनका सेंटर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो इस चीज़ को हम फेडरलिज्म में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 है, इसका ओवरव्यू है। In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major form of power sharing in modern democracy. आजकल का जो लोकतंत्र है अलग अलग देशों में, उसमें हमने पावर शेयरिंग के बारे में फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा है उसमें वर्टिकल डिवीज़न है, यानी ऊपर से नीचे को पावर शेयरिंग की जो डिवीज़न है वो उसके गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स बताती है। तो वो पावर शेयरिंग का आजकल का एक अच्छा तरीका है। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीज़न का ये पावर शेयरिंग का हम पढ़ेंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। आमतौर पर इस डिवीज़न को हम फेडरलिज्म कहते हैं। We begin by describing federalism in general terms. आम भाषा में हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. बाकी का जो पार्ट है इस लेसन में हम इंडिया में फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिस चल रही है उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे। A discussion of the federal constitutional provision is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. फेडरलिज्म का जो कॉन्स्टिट्यूशंस के में जो फेडरलिज्म के बारे में तथ्य बताए गए हैं और उनके साथ ही उनका विवेचन किया गया है। एनालिसिस होता है किसी चीज़ का विवेचन करना, उसकी पॉलिसीज़ का और उसकी राजनीति का, जिससे फेडरलिज्म बहुत शक्तिशाली हो गया है प्रैक्टिस करने में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, ए न्यू एंड थर्ड टियर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो एक केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार और उसकी थर्ड जो लेवल है वो लोकल सरकार है, जो आम मतलब जो पंचायत के बारे में भी है या ज़िले के बारे में है। जो ज़िले में सरकार होती है तो वो सबसे नीचे वाला लेवल है उसका। फेडरलिज्म, व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म होता क्या है? लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। तो हम थोड़ा उसी बात को फिर से टच करते हैं कि जो बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर था। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. तो मेन उसका फीचर जो था उसके संविधान में, बेल्जियम के संविधान में ये बात कही गई थी कि जो केंद्रीय सरकार है उसकी शक्तियों को घटाकर उनको जो रीजनल सरकारें थी स्टेट की, उनमें दे दिया गया। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। तो इससे पहले भी, इस सिस्टम से पहले भी बेल्जियम में रीजनल सरकारें होती थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, उनकी शक्तियां भी थी और उनके रोल भी थे। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो अधिकार तो उनको दिए गए थे पर वे अधिकार केंद्रीय सरकार द्वारा लिए जा सकते थे। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट्स वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1993 में
1993 में रीजनल सरकारें जो थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनको वो वाली पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी गई थी जो उनके पास पहले नहीं थी। इसलिए वो खुद मुख्तार हो गई, यानी डिपेंडेंट नहीं रही सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो केंद्रीय सरकार पर निर्भर नहीं रही, वो खुद मुख्तार हो गई, यानी कि अपनी उनकी मर्जी हो गई। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले सारी पावर जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वो केंद्रीय सरकार के पास थी, लेकिन अब वो राज्य सरकारों के पास आ गई। तो ये जो सिस्टम था वो यूनिटरी सिस्टम से, यानी केंद्रीय सरकार जो ज़्यादा पावरफुल थी, उससे जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में परिवर्तन हो गया बेल्जियम का। श्रीलंका कंटिन्यू टू बी श्रीलंका continued to be for all practical purposes a unitary system। वहाँ पर सभी जो व्यवस्थाएं थी वहाँ पर सिर्फ श्रीलंका में एक केंद्रीय सरकार ही थी। वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर्स। वहाँ पर जो केंद्रीय सरकार थी, जो कौमी सरकार थी, राष्ट्रीय सरकार, उसके पास सारे हक थे। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। जो वहाँ पर तमिल नेता थे, जो भारत के साथ और दूसरे तमिल लोग थे जो वहाँ के लोकल, वो तमिल के जो नेता थे वो जो चाहते थे कि श्रीलंका में भी फेडरलिज्म हो और केंद्र से कुछ शक्तियाँ लेकर उनको स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए। फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो जो फेडरलिज्म है एक ऐसा सरकार चलाने का सिस्टम है जिसमें जो पावर होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजित हो जाती है। तो जो उसके राज्य जो होते हैं वो उसके संविधानिक उसके टुकड़े होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं कंट्री के। यूजुअली ये फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो फेडरेशन होती है उसमें सरकार के 2 लेवल होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक होती है सारे देश की सरकार, दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स। तो उसके सिर्फ कुछ ही विषय होते हैं जो उसके बाहरी देशों के साथ होते हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ अलग होते हैं उनके साथ उसके संबंध होते हैं। उन्हीं के विषय में जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय ऐसे होते हैं जिनका प्रावधान ऐसा होता है कि उनको उन्हीं विषयों के अधिकार होते हैं। तो ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, जो सारे देश का जो कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे रक्षा करनी है, जब देश से दूसरे देशों से व्यापार करना है तो उसके बारे में जो देश के इंटरेस्ट हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस एट स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट्स। तो जो राज्य सरकारें होती हैं उनके पास लोकल इश्यूज़ होते हैं, जो रोज़ाना जीवन में उनका प्रबंधन उनके पास करना पड़ता है स्टेट को। तो उनके जो विषय होते हैं वो राज्य सरकारों के अधीन होते हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो दोनों लेवल में जो सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, अपने अपने लेवल पे अपने स्वतंत्र होती है। उनके निर्णय, अपने पावर्स वो लोग उसके स्वतंत्र रूप से उठाते हैं। तो इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स अंडर द यूनिटरी सिस्टम। आइदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो एक तो केंद्रीय सरकार होती है जिसके पास पावर होती है, और जो वर्टिकल लेवल पे, नीचे के लेवल पे राज्य सरकारें होती हैं जो केंद्र शासित केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं। वो खुद अपने फैसले नहीं कर सकती, उनके फैसले केंद्र सरकार करती है। थोड़े से विषयों पर उनको थोड़ी खुद मुख्तारी होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। यानी कि कुछ हुक्म जो होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल सरकारों के लिए
कर सकते हैं, बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। परंतु ये यूनिटरी मेथड में ऐसे होता है, पर जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो राज्य सरकार होती है वो अपने फैसले खुद करती है, केंद्र सरकार उसका फैसला नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ ए पावर्स ऑफ इट्स ओन, तो राज्य सरकारों के पास अपनी शक्ति होती है, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए अपने कामों के लिए वो केंद्र सरकार के लिए उत्तरदायी नहीं होती। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, तो दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लोगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं, ये हम फेडरलिज्म का सेकंड चैप्टर ऑफ द स्विक्स पढ़ रहे हैं। थैंक यू।